नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत गद्य 2 मियां नसीरुद्दीन, जो कि प्रसिद्ध रचनाकार कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, उसका दूसरा भाग लेकर मैं भावना लाड़ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या पढ़ा। पिछले भाग में कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखित रेखा चित्र का प्रथम भाग जो था, उसमें हमने एक पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई से तात्पर्य है जो कि रोटियां बनाने की कला में निपुण हों। तो नानबाई मियां नसीरुद्दीन की स्वभावगत विशेषताओं को इस रेखा चित्र के द्वारा उजागर किया गया है। कृष्णा सोबती जी की मुलाकात जामा मस्जिद के निकट गढ़िया मोहल्ले की एक छोटी सी अंधेरी दुकान पर 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसीरुद्दीन से हुई। मियां नसीरुद्दीन ने खानदानी खरा अभिमान और अपनी कलाकारी को एक साधना के रूप में बताया। उन्होंने लेखिका को बताया कि किस प्रकार से वे अपने आप में उस कला में निपुण होने के कारण वे अपने आत्म स्वाभिमान को झलकाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने इस पुश्तैनी पेशे को अपनाया, किसमें छोटी छोटी बारीकियों को किस प्रकार उन्होंने मेहनत से सीखा। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से पढ़ाई करने के लिए अलिफ अर्थात अ से शुरू करना पड़ता है। अलिफ एक फारसी अक्षर है, अर्थात उसकी आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, तभी बड़ी बड़ी जमातों में बड़ी कक्षा में पहुंचा जाता है। वैसे ही कोई भी हुनर हम तुरंत उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि उस हुनर को सीखने के लिए हम छोटे छोटे कार्यों को न सीखें। और इसी प्रकार उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने और छोटे छोटे कई काम उन्होंने सीखे और तब वे आज इस पेशे में इतनी महारत, इतनी प्रसिद्धि पा सके हैं। तो चलिए अगला भाग पढ़ते हैं। मीर साहिब ने सिर हिलाया। पिछले भाग में हमने जहाँ उस भाग को रोका था कि मियां नसीरुद्दीन राह चलते एक मीर साहब से पूछते हैं कि आप सुबह क्यों नहीं आए। तो मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियां नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी भी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा। आगे लेखिका ने बात निरंतर की और उनसे पूछा कि आप पढ़ाई से संबंधित कोई बात कर रहे थे। तब मियां नसीरुद्दीन ने अपनी बात को आगे बताते हुए कहा कि हाँ, जिस प्रकार से हम बच्चे को मदरसे भेजते हैं, तो मदरसे में भेजने से पहले न कच्ची में बैठा, कच्ची से अर्थात है प्रारंभिक कक्षाओं में, जिसे आज प्री प्राइमरी कहा जाता है, पूर्व प्राथमिक कहा जाता है, जिसमें KG1 KG2 नर्सरी कक्षाएं आती हैं। तो यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि जिस प्रकार से बच्चे को मदरसे में भेजने से पहले यदि आप कच्ची कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में नहीं भेजते हैं और उसे सीधे यदि पक्की कक्षाओं में अर्थात बड़ी कक्षा में भेजते हैं और जा बैठा तीसरी में, यदि बड़ी कक्षा में भेज देते हैं और यदि हम ये पूछते हैं कि हम 3 जमातों का क्या हुआ, क्या सीखा उन 3 क्लासों में, तो अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। इस प्रकार की बात कहते कहते लेखिका ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर मियां नसीरुद्दीन इस उदाहरण के द्वारा कोई न कोई गहरी बात कहने वाले हैं। पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। अर्थात नानबाई मियां नसीरुद्दीन का यह कहना था कि यदि बच्चे को प्रारंभिक कक्षाओं का ज्ञान न होगा तो बड़ी कक्षाओं में उसका आधार नहीं बन सकेगा, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार से यदि किसी भी पेशे में हमें हुनरबाज बनना है, कलाकार बनना है, उसमें हमें प्रवीण होना है, कुशल होना है, तो निश्चित ही हमें उसकी आधारभूत जानकारी, छोटे छोटे कार्य हमें करने होंगे। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। उन्होंने अपना मुंह खोलकर अपनी हंसी दिखाई। वे हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ किया कर देता हूँ, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते। वे आगे कहते कि यदि मैं बर्तन धोना नहीं सीखता, भट्टी बनाना न सीखता, भट्टी में आँच देना नहीं सीखता, तो शायद ये नानबाई का हुनर वे नहीं सीख पाते। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखे किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। बड़े ही मज़े अंदाज से कहा। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम अर्थात जब भी हम कोई शिक्षा को, जब भी हम कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो उसकी आधारभूत चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। सिर हिलाया। है साहिब, माना।
मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते। मियाँ नसरुद्दीन बताते कि उन्होंने इस नानबाई की दुकान को शुरू करने से पहले छोटी छोटी खोमचे अर्थात छोटी जो छोटी दुकानें लगाई जाती जगह जगह पर, जो कि अस्थायी दुकानें जिसे कहा जाता है, जिसे हम आम भाषा में ठेला लगाना कहते हैं। इस प्रकार के खोमचे यदि नहीं लगाते तो क्या आज इस दुकान पर हम सफलता पा सकते थे। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लेखिका को यह आभास हुआ कि मियाँ पुरानी यादों में डूब रहे हैं। उन्होंने बात को मोड़ते हुए कहा, आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। मियाँ ने घूरा। उन्होंने घूरते हुए कहा कि बहुतेरे अर्थात बहुत से हैं। बहुतेरे का अर्थ होता है कि जहाँ पर बहुत से हो। बहुतेरे अर्थात बहुत से इस प्रकार के नानबाई हैं, पर खानदानी नहीं अर्थात पूर्वजों का पेशा नहीं है। उन्होंने केवल समय को देखते हुए, अपनी आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पर ये दुकानें लगा ली हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। अर्थात उन्होंने यह जानकारी दी कि उनके बुजुर्गों को बादशाह सलामत ने नई चीज़ खिलाने के लिए कहा और हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से पके। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। अर्थात ये कहने का अर्थ ये है कि उनके जो पूर्वज थे इतने हुनरबाज थे, इतने कलाकार थे कि इस प्रकार से वे नई नई चीज़ें बनाने में महारत हासिल रखते थे। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा, पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती। अर्थात उन्होंने अपने बुजुर्गों के कर्तव्य, बुजुर्गों की कलाकारी को दिखाने के लिए उन्होंने यह उदाहरण दिया है, यह कहावत कही है। मज़ा लेने के लिए लेखिका ने बीच में ही टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी तरेरा अर्थात उखड़ कर जवाब देना। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी? रोटी जना पकती है आँच में। समझे? इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को सही सिद्ध करते हुए आंखों को तरेरते हुए कहा। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें उनके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत की। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर? अरे वह लौंडिया न आने आई रुमाली लेने। रुमाली अर्थात रुमाल के समान पतली रोटियां लेने। शाम को मंगवा लीजो। उन्होंने मियाँ रहमत से कहा कि वह लड़की वह रोटियां लेने, रुमाल की तरह रोटियां लेने के लिए नहीं आई, यह कहा उन्होंने, और शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे? उसमें कुछ और क्या है? 70 के हो चुके हैं, जैसे अपने के से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कूच कर गए। कूच करना मतलब इस संसार को छोड़कर वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। 80 पर क्या मालूम इतनी मोहलत मिले न मिले। वे कहते हैं कि हम 70 के हो चुके हैं और तुम जो भी पूछना चाहते हो वह बेअसर पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हमारे समय का भरोसा नहीं है, हम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इस मजबून का अर्थ होता है विषय। इस मजबून पर हमसे कुछ कहते न बना आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा। लेखिका ने पूछा कि आपके पूर्वजों ने शाही घराने में बावर्ची अर्थात रसोइये का काम किया था। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है ना? हो तो चुकी है साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब क्यों खाल की बाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम किसी यानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। कहने का अर्थ है कि लेखिका ने उनके आत्मविश्वास को टटोलने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी अपने आत्मविश्वास से, अपनी बातों से नहीं हटे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, हमारी खिल्ली उड़ाते हो?
वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, अर्थात कहाँ तक आप अपनी बातों को सही सिद्ध कर सकोगे। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही हैं। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही, अर्थात सच है, यही शहंशाह हैं हमारे, और इस बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है? डाक खाने वालों के सही नाम पता बताना ज़रूरी है, अर्थात क्यों इस बात पर बार बार खोजबीन कर रहे हो? हमने बता दिया कि बादशाह सलामत ही किस प्रकार से हमने, हमारे जो पूर्वज थे बादशाह सलामत के यहाँ पर काम करते थे। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बच्चन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। उन्होंने बब्बन मियाँ से भट्टी सुलगाने को कहा और अपने काम को तवज्जो देते हुए काम करने के लिए अपना पूरा ध्यान उधर लगाया। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर। और कौन होंगे कारीगर? उनके कारीगरों का नाम था में से एक था बब्बन मियाँ। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? फिर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। लेखिका के मन में आया कि उनके परिवार की जानकारी ले, लेकिन उनके चेहरे पर जो गमगीन भाव थे, पुरानी यादों में वे डूबे हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए इस विषय को छेड़ने की लेखिका की हिम्मत नहीं हुई। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्द का अर्थ होता है कि शिष्य हैं, अर्थात काम सीखने आते हैं। इन्हें आप कोई मेहताना नहीं देते। खाली शागिर्द ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। मियाँ नसरुद्दीन ने आगे क्या कहा कि केवल शिष्य नहीं है बल्कि इन्हें मजदूरी भी देता हूँ। इनका पारिश्रमिक भी मैं बराबर देता हूँ। किसी का भी पारिश्रमिक मैं नहीं रखता। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। इस प्रकार से 2 रुपये 1 मन आटे की और 4 रुपये 1 मन मैदे की मजदूरी में देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकरखानी, शीरमाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। इस प्रकार की रोटियों के प्रकार बताएं कि इतनी प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। अपने कार्य के बारे में बताते हैं कहा कि तुनकी जो रोटी होती है वह पापड़ से भी बारीक होती है, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस प्रकार उन्होंने अपनी कलाकारी के विषय में जानकारी दी। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, अर्थात वे पुरानी यादों में डूब गए। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने, अर्थात अपनी पुरानी यादों में वे डूब गए और उन्होंने कहा कि वो समय बीत चुका है। अब इस प्रकार की कलाकारी को लोग पसंद नहीं करते और गए कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करते थे, खाने पीने के शौकीन लोग अब कहाँ हुआ करते हैं मियाँ। अब क्या रखा है, आजकल के लोग जो हैं वे तंदूर से निकली हुई रोटियों को पसंद करते हैं और तुरंत वे खा लेते हैं। इस प्रकार से मेहनती कार्य को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हम मेहनतशील लोगों का समाज में सम्मान कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन ने अपने पूर्वजों के द्वारा पुश्तैनी व्यवसाय, पुश्तैनी जो पेशा उन्होंने अपनाया था उसके बारे में, उसके विषय में जानकारी देते हुए अपने मेहनत से किए गए कार्य को उन्होंने यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।